डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पूंजी संरचना में हम किस तरह से क्रियात्मक प्रबंध करते हैं, जिसके बारे में हमने उसकी डेफिनेशंस और विशेषताएं, उद्देश्य देख लिए थे। अब हम देख रहे थे इसके फैक्टर्स, जिसमें हमने फैक्टर्स में से पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व, इस तत्वों में हमने से इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बताया था। इंटरनल फैक्टर में हम देख चुके थे कि रिस्क, यानी फर्स्ट इसमें पॉइंट था नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड साइज ऑफ बिजनेस, थर्ड रेगुलेटरी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम, फोर्थ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फिफ्थ रिस्क। अब हम देखते हैं कि इंटरनल ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पूंजी की संरचना को प्रभावित करता है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आता है प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था की स्थायी संपत्तियां और चल संपत्तियों का रेशो भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। जिन संस्थाओं में स्थायी संपत्तियां अधिक होंगी वहां ऋण आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। चल संपत्तियों को बंधक रखना यानी मोर्टगेज रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए उनको ऋण की राशि बहुत कम उपलब्ध होती है। अतः जिन संस्थाओं में चल संपत्तियां अधिक होती हैं उन्हें ज़्यादातर इक्विटी शेयर कैपिटल पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आता है एज ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था की आयु। कम आयु यानी नई जो संस्थाएं हैं जिनमें जोखिम या रिस्क अधिक होती है, उनके मार्केट में जो गुडविल होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, इसलिए इनको ऋण प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। अतः शेयर कैपिटल पर ही इनको ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। जबकि पुरानी जो संस्थाएं हैं उनके गुडविल अच्छी होती है और वो ऋणों से धन प्राप्त कर सकती हैं, अतः ये ऋण की पूंजी अधिक अनुपात में आसानी से लगा सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है डिज़ायर ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर नियंत्रण की इच्छा। बिजनेस पर अगर आप कंट्रोल बनाए रखने की अगर इच्छा है तो ये भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि संस्था का मैनेजर अपना पूरा नियंत्रण या कंट्रोल बनाए रखना चाहता है तो वो साधनों को के अनुसार समता अंश पूंजी के बारे में जारी करेंगे। इससे अधिकांश समता अंश अपने नियंत्रण में रखकर संस्था को नियंत्रित स्थापित कर सकते हैं। बाकी जो भी वित्त की पूर्ति है वो प्रेफरेंशियल शेयर या डिबेंचर शेयर के बारे में कर सकते हैं, यानी उनको इश्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान्स। संस्था के भावी विकास और विस्तार के लिए योजनाएं भी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं। यदि बिजनेस का विस्तार या विकास की भावी योजनाएं हैं तो प्रारंभ में ही जो इक्विटी शेयर से कैपिटल प्राप्त करते हैं या करनी चाहिए, उसके बाद में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिबेंचर्स जारी किए जा सकते हैं। इसमें भी पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा प्रबंधक का और वो सुविधा अनुसार अपने डिविडेंड या ब्याज अगर इस तरह का है तो उन दायित्वों को भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है कैपेसिटी ऑफ मैनेजर्स। प्रबंधकों की क्षमताएं की पूंजी प्रभावित करने के बिना नहीं रह सकती, यानी कुछ प्रबंधक अधिक रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं जबकि कुछ सामान्य जोखिम तक ही सीमित रहते हैं। जब रिस्क उठाने की क्षमता अधिक होती है तो संस्था के विकास और विस्तार के लिए इनको ऋणों का दायित्व भी वो उठा लेते हैं। तो जब क्षमता सीमित होती है तो समता अंश पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है, यानी इसमें प्रबंधकों की क्या इसमें कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग भी कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है फ्रीडम ऑफ वर्किंग। जो व्यवसायी प्रबंधक या व्यवसाय के संचालन में पूर्ण फ्रीडम चाहते हैं कभी भी विस्तृत क्षमता में विश्वास नहीं करते। विशिष्ट क्षमता यानी इक्विटी शेयर्स में वो विश्वास नहीं करते। वो समता अंश पूंजी उतनी ही जारी करते हैं जितनी वे पूंजी व्यवसाय पर अपना पूर्ण तरीके से कंट्रोल कर सकें। शेष जो फाइनेंस की जो आवश्यकता अगर उनको होती है तब ही जाकर वो डिबेंचर्स या प्रेफरेंशियल शेयर से पूंजी को प्राप्त करने की क्षमता को उठाते हैं।
नेक्स्ट इसमें आता है ऑपरेटिंग रेशियो यानी परिचालन लागत। परिचालन एक्सपेंसेस या खर्चों का शुद्ध विक्रय राशि के अनुपात में से पूंजी संरचना को ये भी प्रभावित करता है। इसकी कैलकुलेशन में बेचे गए माल पर जो लागत है उसकी, उस पर परिचालन व्ययों यानी श्रम और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और विक्रय प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़कर शुद्ध विक्रय की राशि में भाग देकर इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि अगर आपके 100 रुपये के शुद्ध विक्रय में से 10 रुपये के दीर्घकालीन ऋणों के ब्याज और अंशों के लाभांश के लिए बचते हैं तो ये बहुत कम होता है। अतः इसको भी परिचालन अनुपात जो प्रतिशत उसका ऊंचा है या समता अंश पर ही इसको अधिक डिपेंड रहना पड़ेगा। और यदि यह कम है तो डिबेंचर पूंजी से व्यावसायिक वित्त की पूर्ति की जा सकेगी। यानी सामान्य सी बात है कि लोन या पूंजी अनुपात में पर्याप्त संतुलन रखा जा सकता है या जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग इन ऑन इक्विटी यानी समता व्यापार की नीति। समता पर व्यापार की नीति भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। कुछ प्रबंधक या बिजनेसमैन की ये नीति होती है कि व्यवसाय में अल्प पूंजी रखें तथा ऋणों की मात्रा को बढ़ाकर अधिक लाभ बढ़ाएं। जबकि ऋणों की एक अस्थायी खर्च हो सकता है तो वे ये सोचते हैं कि लाभों में से ब्याज के स्थायी खर्च को घटाकर शेष सभी लाभों में वे स्वयं ही अधिकारी हो जाएंगे। इसमें इक्विटी शेयर्स पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसी नीति के कारण पूंजी संरचना प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है पूंजी दंती अनुपात की रेशी यानी पोजीशन ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो, यानी कुल पूंजी में से समता अंश पूंजी तथा ऋण पूंजी के बीच के अनुपात को पूंजी दंत अनुपात कहा जाता है। यदि समता अंश पूंजी कम है और ऋण पूंजी अधिक है तो उच्च दंत अनुपात होता है। इसके अपोजिट जब ऋण पूंजी समता अंशी पूंजी से कम होती है तो निम्न दंती अनुपात होता है। तो सट्टे की प्रवृत्ति रखने वाले जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर उच्च दंती अनुपात रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि समता अंश पूंजी पर उनका अधिकार होता है और वो अंशों के बराबर मूल्य नियंत्रण करने में सफल होते हैं और सट्टे में लाभ कमाते हैं। ये है हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस के बाहर के तत्व हैं, यानी जो बिजनेस के अंदर कुछ भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लेकिन फिर भी इससे पूंजी इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं एनवायरनमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार का वितरण। पूंजी बाजार का वातावरण पूंजी संरचना को भी प्रभावित करता है। विकसित और तेज पूंजी के बाजार के अंशों का विक्रय करना आसान होता है। ऐसे में अंशों के मूल्य में काफ़ी ऊंचा रहता है, इसलिए अंशों का निर्गमन करना बहुत आसान होता है। किंतु मंदी काल में अंशों का विक्रय करना कठिन होता है, जिसके कारण पूंजी और ऋणों तथा ऋण पत्रों में उसको डिपेंड रहना पड़ता है। सेकंड हम इसमें लेते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। बाजार में विद्यमान नियोजक भी संस्था की पूंजी संरचना प्रभावित करते हैं। जब बाजार में पूंजी आयोजक जोखिम उठाने को तैयार हों तो समता अंशों का निर्गमन आसानी से किया जा सकता है। किंतु अगर इन्वेस्टर्स डरपोक प्रकृति का है तो वो निश्चित, नियमित और स्वयं अपनी सुरक्षित आय ही चाहते हैं, तो वो डिबेंचर्स करना उनको उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टर्स संयुक्त रूप से ध्यान में रखकर पूंजी संरचना को निर्धारित करते हैं। थर्ड इसमें लेते हैं पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कई इंस्टीट्यूशंस में पूंजी संरचना को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक निर्धारित ऋण पूंजी अनुपात ज़्यादातर 1:1 पर रखने पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार से संस्थाएं अपनी दीर्घकालीन सहायता के एक भाग को समता अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए जितनी भी शर्तें रखती है, ऐसे में पूंजी अनुपात इन संस्थाओं को शर्तों और नियमों से प्रभावित किए बिना नहीं रहती है।
नेक्स्ट इसमें आता है देश के प्रचलित कानून और नियम, यानी प्रीवैलिंग लॉज एंड रूल्स। देश के कानून और नियम भी संस्था की पूंजी को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में पूंजी निर्गमन अधिनियम है। इसके अंतर्गत समतांश, पूर्वाधिकार अंश और डिवेंचर अंश सबकी अलग निर्गमन व्यवस्थाएं हैं। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर कुछ अपनी गाइडलाइन भी निर्धारित करती रहती है। इन गाइडलाइन के बातों में पूंजी संरचना संबंधी अनेक बातों का उल्लेख होता है जिनका पालन करना परम आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसमें आता है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, यानी आयकर की दरें। देश में प्रचलित आयकर की पूंजी संरचना की दरें भी पूंजी को प्रभावित करती हैं। ये ऋण एवं ऋण पत्रों के ब्याज को व्यवसाय के आय में घटाने का अधिकार इनकी संस्थाओं में अधिक जारी होता है। ब्याज दर, पूंजी निर्गमन की लागतें, ये सारी की सारी आपके पूंजी लागतें कैपिटल संरचना को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं। पूंजी संरचना यानी द एक्सपेंशन और प्लान्स ऑफ बिजनेस। पूंजी संरचना करते समय व्यवसाय के विस्तार योजनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। भावी योजनाएं हैं तो प्रारंभ में ही अंश पूंजी कम रखनी चाहिए तथा ऋण पूंजी अगर अपेक्षाकृत अधिक रखनी चाहिए, और यदि विनियोजक अधिक लाभ मिल सकेगा तो ऐसे संस्थाएं भावी विस्तार कार्यक्रमों के लिए पूंजी अधिक आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा, और इसमें लास्ट में जो है वो आता है एक्सटेंटिंग कंपटीशन इन द मार्केट, बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा। बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। जिन संस्थाओं में संस्था का सामना करना पड़ता है उन्हें अंश पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इन संस्थाओं में लाभों की अनिश्चितता होती है, अतः संस्थाओं के समता अंश बेचना कठिन होता है, जिसके कारण ऋणपत्र और ऋणों से ही अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूर्ति करनी पड़ती है। परंतु सामान्यतः प्रतिस्पर्धा वाले लोग संस्था के अंशों के निर्गमन से धन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यावसायिक संस्था को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को निर्धारित करते समय हमें इन दोनों फैक्टर्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं।